एवरीवन, आशा है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जो आपको होमवर्क दिया गया था पेज नंबर 10 से लेकर के 13 तक, तो अगर आप पढ़ कर के आए होंगे तो यहाँ पे टेस्ट लगाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे इस टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि व्हाट्सएप पे डेली ऑनलाइन टेस्ट हमारे तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है गूगल फॉर्म के द्वारा, जिसमें 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे टेस्ट आपको होता है, यानी 2 बैचेज चलता है। जिसमें आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जस्ट आपको करना ये है, 49 रुपये पे करना है इस नंबर पर, यानी इस नंबर पर 49 रुपये पे करना है। गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जो भी आपका पेमेंट मेथड हो आप कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको टेस्ट दिए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और उसी तरह चला गया, यह किसका कथन है? यह किसका कथन था? ये स्मिथ का कथन था। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, स्मिथ। झेलम नदी के किनारे स्थित वितास्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे वितास्ता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप अच्छे तरीके से पढ़िए और राइट आंसर गेस करिए, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ कर के आए हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का, और उस वक्त जो शासक थे वो घनानंद थे। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे इनके संबंध में 3 पॉइंट्स लिखा गया, तीनों को पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे असत्य है। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान स्टार्ट किया था वो 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुँच उसे पार करने से इनकार कर दिया था, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वह स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व से भारत से लौट गया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ये सभी कथन सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 400 लाइक्स का। आई होप कि आप इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट करते हैं उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जल्दी से वीडियो बनाने में। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा था? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जस्टिन। ठीक है, जस्टिन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एपियांस देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा एपियांस जो था वो क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसी ने किया था, एपियांस ने। ठीक है, और आपको बताया गया कि कब हराया था? तो 305 ईस्वी में हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था 305 ईस्वी में। और प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क के संबंध के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ये भी आपने पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए अलग अलग सोर्सों में अलग अलग समय देता है, अक्सर जो इनका समय मिलता है 340 ईसा पूर्व मिलता है, लेकिन लूसेंट बुक में आपका 345 दिया गया। तो एक तरह से हम देखिए तो फ्रेंड्स कह सकते हैं सही भी है और गलत भी है। तो आप जो भी सोर्स एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, जो आपका रहेगा वही सही है। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने की समय देखिए तो 322 ईसा पूर्व, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का जल सेनापति था, ये आपको याद रखना। सॉरी, ये सेनापति था और निर्याकस जो था वो जल सेनापति था। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पढ़। ठीक है, पढ़, ऑप्शन डी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के उपरांत, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वो कौन सा है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? वृषल यानी निम्न कुल कहा जाता है वृषल। तो वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, अक्सर पूछा जाता है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो भी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, इसी में किया गया। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसे कहा जाता था सीता। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी या फिर मार्ग निर्माण अधिकारी, ऑप्शन बी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा, सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया, ऑप्शन डी, अशोक ने। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी, मैंने अशोक से संबंध में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया है। जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अशोक से संबंध में जो भी पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब उसमें कवर है। तो यहाँ पे देखिए अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, जो कि 8 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद फिर से 8 वर्षों तक के लिए दशरथ बना था। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था, 1837 जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यानी उनका नाम व्यक्तिगत जो नाम है अशोक ही मिलता है, किसमें? मॉस्की और गुर्जरा अभिलेख, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट है कि किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? पाटलिपुत्र को किसने पॉलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर, बी विल बी राइट आंसर, राजनीतिक नीतियों पर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे प्रभावित होकर के, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे लिया था? तो उपगुप्त से, ठीक है, उपगुप्त से, याद रखिएगा। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि अशोक, उपगुप्त और भद्रबाहु में कन्फ्यूजन होता है। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जबकि अशोक ने उपगुप्त से। तो अशोक को लिखते समय देखिए इस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से आप उपगुप्त भी देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा लॉजिकली लगा करके इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है, किस में? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अच्छा, 5वां बृहद शिलालेख का संबंध किससे होता है? तो इसमें है कि धर्म महापात्र जो महामात्र है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। जबकि दूसरा बृहद शिलालेख की बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है? अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अक्सर पूछा जाता है, मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से जो जो पूछा जाता है वो लिखा है, लेकिन और भी याद रखिएगा। पहला आप याद रखेंगे, पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया। तीसरा शिलालेख में कहा गया कि राजकीय जो अधिकारी होंगे इनको ये आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। और साथ ही साथ इसमें आप छठा याद रखिएगा, क्योंकि छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनियंत्रण की जो शिक्षा दी गई है वो छठा शिलालेख में। जबकि 7वां और 8वें शिलालेख के संबंध में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया, ठीक है।
याद रखेंगे। और 11वां जो शिलालेख है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या इसी में किया गया 11वें शिलालेख में। और 13वां शिलालेख तो आपको पता ही है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो सही आंसर बनेगा बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। तो इन सभी को याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, बताइए। 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन क्या है, इनकी जो मृत्यु हुई थी किस प्रकार हुई थी। सनेखला, आपको याद होगा मैंने बताया सनलेखला, ठीक है, सनेखला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से ये फेमस थे। इनका नाम किनको कहा जाता है, तो सम्राट अशोक का ही ये नाम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति पे गहरा परिवर्तन आया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था किस घटना से, कलिंग युद्ध से, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग युद्ध से। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था, कहाँ पर। बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को कुचलने के लिए कहाँ पे भेजा था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा तक्षशिला। देखिए अक्सर क्वेश्चंस पूछा था कि तक्षशिला जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित था। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था, तो इसके लिए आप साक्षात याद रखिए, साक्षात। ठीक है, साक्षात दर्शन देना आपको पता होगा, साक्षात। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं स से सिंधु और झ से झेलम, और यहाँ पे जो त देख रहे हैं त का मतलब तक्षशिला। ठीक है, साक्षात छ आप देख रहे हैं जो साक्षात से याद रखिएगा कि झेलम और ये आपका सिंधु जो तक्षशिला है वो इन दो नदियों के किनारे अवस्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था। मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था, अजातशत्रु मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था, ये हर्यक वंश का एक शासक था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अजातशत्रु। मौर्य साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे अवस्थित थी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने गद्दी संभाली, तो जो क्वेश्चन ऊपर में देखा था इनका उत्तराधिकारी कौन थे, उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। जबकि बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे, इससे पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि अपनी चैनल आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो चैनल को सपोर्ट करिए, तो सब्सक्राइब करके रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, यानी इनकी जो अंतिम दिन हुई, अंतिम सांस कह सकते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो ऊपर में देखा था 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे सतवाहन का उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन डी सतवाहन। ठीक है, सतवाहन। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए, कालसी, तो कालसी ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और ये इनका शिलालेख है, अशोक के शिलालेख के कारण उत्तराखंड में है कालसी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, ऊपर हम लोगों ने बात किया था 13वें शिलालेख, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के बारे में, संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। तो दक्षिण भारत के बारे में, दक्षिण भारत या फिर पड़ोसी देशों के, पड़ोसी राज्यों के बारे में जो उल्लेख किया गया वो दूसरा और 13वें शिलालेख में। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दूसरा या फिर 13वें शिलालेख में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मुझे फीवर है, कल से ही फीवर हो गया था, जिस वजह से मैं मॉर्निंग में वीडियो बहुत प्रॉब्लम से डाल पाया हूँ। आपने शायद देखा होगा मैथ्स वाली वीडियो, तो अभी भी गला ख़राब है। अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित है, अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, बुद्ध के जन्म से, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कौन कौन से जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक बौद्ध धर्म के संबंध में थे क्योंकि इन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दशरथ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिंदुसार, तो अजीवक संप्रदाय के ये जो कि अनुयायी माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही क्या होगा, 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 2 और 4। नेक्स्ट वन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। सही आंसर क्या बनेगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, 7 श्रेणियों में विभाजित किया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, किससे प्रमाणित होता है, तो ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। डाइमेकस जो कि भारत आया था किसके शासनकाल में, बिंदुसार के समय में, ऑप्शन बी बिंदुसार। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डे का होमवर्क आपका रहने वाला है वो लुसेंट सब्जेक्टिव बुक से पेज नंबर 13 से 17 रहने वाला है, पेज नंबर 13 से 17। और यहाँ पे आपको कहाँ तक पढ़ना है, चोल वंश तक ही पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जो यादव वंश है, काकतीय वंश है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिलहाल हम लोग उसको छोड़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ख़त्म भी करना है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर भी करना है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लुसेंट बुक में आपको पढ़ाते चलूँ, तो उस टाइप से हमने नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बुक को कवर करना है, जो चीज़ पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट ही हो। तो पेज नंबर 13 से 17 तक आप इसको कवर करके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया, यानी स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सा है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, प्राकृत भाषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है। राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। तो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित जिसको हम कहते हैं समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता। अच्छा, सन्निधाता जो है इनको किसको कहा जाता था, सन्निधाता। तो जो राजकीय कोष के अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था सन्निधाता। और प्राशस्ता की बात की तो प्रशस्ता का मतलब होता था कि कारागार के जो अध्यक्ष होते थे, कारागार के अध्यक्ष को प्रशस्ता कहा जाता था। और व्यवहारिक जो थे वो प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। तो इन सभी को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन कथन सत्य है, ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन आपको बताना है। तो 4 पॉइंट से चारों को बताइए, राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी उनको रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। नंदवंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, ये भी सही है। और मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। यानी जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वो महायान शाखा के जो कि अनुयायी थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था। व्याकरण जो पतंजलि है वो किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख या फिर लंबा अभिलेख लिखने वाला राजा कौन थे। अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस वंश के शासकों ने छत्रक प्रणाली का प्रयोग किया। किस वंश के शासकों ने छत्रक प्रणाली का प्रयोग किया, तो शकों ने, ऑप्शन डी शकों ने। नेक्स्ट वन है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सही कालक्रम है। भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सही कालक्रम है, तो यूनानी, शक और कुषाण, ऑप्शन ए, यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट वन देखिए, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले जो सिक्के होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को कांसापर्ण कहते थे, ऑप्शन डी कांसापर्ण। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कुषाणों का संबंध किससे था, कुषाणों का संबंध किससे था। तो राइट आंसर क्या बनेगा, चीन के यूची जनजाति से, सी विल बी राइट आंसर, चीन के यूची जनजाति से। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का यहाँ पे 56 MCQ अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो आज का लाइक का टारगेट रखा गया 400 लाइक्स का, इसे जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए ताकि
नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।